लेकिन अगर आपने ये वीडियो देख ली तो आपके माइंड में क्लियर मैप होगा कि आपको एमबीबीएस अब्रॉड के लिए जाना है तो कौन कौन सी कंट्री आप चूज कर सकते हैं और किस कंट्री में आपको जाना है आपके अकॉर्डिंग। तो वहां की हेल्थ मिनिस्ट्री की जो वेबसाइट्स हैं वो आप पढ़िए, उसमें आपको क्लियरली दिख जाएगा कि कोई भी यूरोपियन कंट्री जहां पे यूरोपियन सिस्टम चलता है वो कोई भी कंट्री वहां पे लाइसेंस नहीं देती है एमबीबीएस के बाद। इवन वहां के लोकल स्टूडेंट्स को भी वहां पे लाइसेंस नहीं मिलता है। ये क्लियर कट उनका आंसर है और वेबसाइट पे पब्लिश्ड है। जॉर्जिया में आपको सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, ठीक है, यहां पे आपको ध्यान रखना होगा। चाइना में अभी तक कंफर्म नहीं है, ये सस्पेंस है अभी तक। तो यहां पे एक कंट्री बाहर हो जाती है एनएमसी गाइडलाइन से, ये है फिलीपींस। बहुत सारे कंसल्टेंट बच्चों को मन में ये डर डाल देते हैं कि आपको वहां पे रशियन लैंग्वेज में एग्जाम देना पड़ेगा, आप एग्जाम नहीं क्लियर कर पाओगे, आपको लाइसेंस नहीं मिलेगा। अब जो हमारा 10th पॉइंट था, 10th पॉइंट में एक पार्ट हमारा था कि करप्शन फ्री कंट्री कौन सी है। मतलब कंप्लीटली फ्री तो कोई भी कंट्री नहीं है, करप्शन हर एक जगह मिलेगा, लेकिन ज्यादा कहां पे देखने को मिलता है वो मैं आपको बता देता हूं। आपका 5 साल का प्रोग्राम होगा कजाकिस्तान के अंदर या किर्गिस्तान के अंदर, वहां वो डिग्री आपकी ऑल ओवर वर्ल्ड में रिकॉग्नाइज नहीं होगी। बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये भी डाउट है कि रशिया चूज करें या उज्बेकिस्तान चूज करें। उन्होंने फिल्टर आउट शॉर्ट आउट करके कर लिया, ये कंट्री और ये कंट्री दोनों कंट्री उन्होंने सिलेक्ट कर ली हैं, बट उनको अब यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा कि वो रशिया जाए या उज्बेकिस्तान जाए या कजाकिस्तान जाए। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। दिस इज डॉक्टर सुधीर मितान हियर और आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करने वाले हैं जिसके बारे में मुझसे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं और बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये डाउट रहता है कि कौन सी कंट्री हमारे लिए बेस्ट रहेगी। अलग अलग स्टूडेंट्स हैं, यूट्यूब पे अलग अलग वीडियोस देखते हैं, अलग अलग कंसल्टेंट से मिलते हैं, फिर उनके माइंड में और ज्यादा कंफ्यूजन हो जाता है कि कौन सी कंट्री उनको चूज करनी चाहिए। और कुछ तो ऐसी कंट्रीज का नाम लेके आते हैं जिनके बारे में कभी किसी ने सुना भी नहीं होगा, मतलब वहां पे कोई स्टूडेंट जाते भी नहीं है, क्योंकि इस साल से कुछ बहुत सारी नई जो कंट्रीज हैं वो काफी ज्यादा प्रमोट की जा रही हैं। तो आज हम उसी के बारे में आज बात करने वाले हैं। ये आप पॉइंट्स देख सकते हैं, टोटल 10 पॉइंट्स पे हम बात करेंगे कि आपको एक कंट्री चूज करने से पहले कौन कौन से जो की फैक्टर्स हैं वो ध्यान में रखने चाहिए, कौन से पॉइंट्स हैं जो आपको हमेशा ध्यान में रखने चाहिए। तो वन बाय वन सारे पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे और डिटेल में भी मैं आपको बताऊंगा और लास्ट में कंक्लूजन भी रहेगा कि आप खुद अपना आइडिया लगा सको कि आपके लिए कौन सी जो कंट्री है वो कौन सी आपके लिए बेस्ट रहने वाली है आपके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ये एनएमसी गाइडलाइंस के बारे में। इसमें मैं आपको डिटेल में सारी चीज बताऊंगा कि एनएमसी गाइडलाइंस क्या है, कौन सी कंट्री उनको फुलफिल कर रही है, कौन सी कंट्री नहीं कर रही है, वो सारी चीजें मैं आपको डिटेल में आगे इस वीडियो में बताऊंगा। उसके बाद जो आपको की फैक्टर ध्यान में रखना चाहिए, वहां की एजुकेशन क्वालिटी कैसी है, क्लिनिकल एक्सपोजर कैसा है और जो कोर्स ड्यूरेशन है वो वहां पे कितना रहने वाला आपका। क्योंकि बहुत सारी कंट्रीज में एमबीबीएस कोर्स ड्यूरेशन 5 साल का है, किसी में 6 साल का है, किसी में 8-9 साल का भी है, जो जहां पे पीजी वगैरह करनी पड़ती है। तो ये काफी कंफ्यूजन है स्टूडेंट्स के माइंड में, आज वो सारी चीजें क्लियर करते हुए चलेंगे। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है बजट, की आपका वहां पे बजट क्या रहने वाला है, कि आपके बजट में वो कंट्री है कि नहीं है, उसके अकॉर्डिंग भी आप देख सकते हैं। फिर जो नेक्स्ट पॉइंट आपको ध्यान में रखना चाहिए वो है कि इंडिया के साथ उस कंट्री के रिलेशन कैसे हैं। ऑफ कोर्स आप उस कंट्री में जाना पसंद करोगे जहां पे इंडिया के रिलेशन काफी अच्छे हैं, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम वहां पे आ जाए फ्यूचर में बाय चांस, तो उस चीज को जल्द से जल्द सोल्व किया जा सके। उसके बाद कहां वहां के जो कंट्री है कोई भी उसके रूल्स एंड रेगुलेशन क्या है, वो आपके लिए इजी है या डिफिकल्ट है वहां पे सरवाइव करना। क्योंकि एमबीबीएस जो कोर्स है वो बहुत बड़ा कोर्स है, ऐसा नहीं है कि 1-2 साल में आपको वहां से आना है। 6 साल का आपका कोर्स रहने वाला है, तो 6 साल आपको देखना पड़ेगा कि आपकी लाइफ के लिए वो सबसे इंपॉर्टेंट 6 इयर्स होने वाले हैं। तो उसमें ये सबसे इंपॉर्टेंट रहता है कि वहां के रूल्स और रेगुलेशंस कैसे हैं। उसके बाद हम बात करेंगे, आपको जो पॉइंट देखना चाहिए वो है कि कहां पे इंडियन स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं ऑलरेडी, क्योंकि बहुत सारी कंट्री अभी इसी साल से ज्यादा प्रमोट होने लगी है जहां पे इंडियन स्टूडेंट्स कभी गए भी नहीं है। और ये पॉइंट इसलिए जरूरी है क्योंकि आपको एक वहां पे फैमिलियर माहौल आपको मिल सके, ताकि आप वहां पे जाओ, आपके वहां पे इंडियन स्टूडेंट्स हो, कभी आपको किसी भी चीज की प्रॉब्लम हो तो आपस में मिलजुल के वहां पे सोल्व किया जा सके। और इसके अलावा जो फूड वगैरह है वहां पे कोई प्रॉब्लम ना हो आपको फूड से रिलेटेड भी, ये चीज जो ये पॉइंट है ये भी काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए
रहने वाला है। उसके अलावा जो 7th पॉइंट है वो है कि आपका फ्यूचर कैरियर ऑप्शन क्या है अब्रॉड में, कि आप फॉर एग्जांपल आप किसी भी कंट्री से एमबीबीएस करते हैं, वहां से एमबीबीएस करने के बाद आपकी फ्यूचर में क्या क्या आपको अपॉर्चुनिटीज मिलने वाली है, आप अदर कंट्रीज में सेटल हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं, ये भी चीज आपको देखनी बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके बाद जो है वीजा प्रोसेसिंग होनी चाहिए डेफिनेटली, ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए, किसी भी तरह की आपको प्रॉब्लम फेस ना करनी मिले। क्योंकि फॉर एग्जांपल अभी जॉर्जिया की अगर हम बात करें तो जॉर्जिया का जो वीजा है वो काफी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, काफी लेंथी प्रोसेस है, काफी उसमें ज्यादा टाइम लग जाता है। तो हमेशा उस कंट्री को चूज करें जहां पे आपको वीजा इजीली मिल जाए, कोई भी प्रॉब्लम आपको वहां पे ना देखने को मिले। इसके अलावा जो आपका होना चाहिए नेक्स्ट स्टेप है वो इजी प्रोसेस टू गेट लाइसेंस इन दैट पर्टिकुलर कंट्री। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप किसी भी कंट्री में जा रहे हैं, वहां पे जो लाइसेंस लेने का जो प्रोसेस है वो इजी होना चाहिए, ना कि डिफिकल्ट। क्योंकि अगर डिफिकल्ट प्रोसेस हुआ किसी भी, मान लो फॉर एग्जांपल आप किसी भी कंट्री में जा रहे हैं और जो वहां पे लाइसेंसिंग का जो एग्जाम वगैरह है या प्रोसेस है वो काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हुआ, तो आपको प्रॉब्लम वहां पे फेस करने को मिल सकती है। तो आपका 1 साल और एक्स्ट्रा वेस्ट हो सकता है, या फिर हो सकता है कि आपके पूरे 6 साल की मेहनत में पानी फिर जाए। तो ये चीज भी आपको देखनी होगी, जहां पे आपको इजिली लाइसेंस मिल जाए वो कंट्री आपको चूज करनी चाहिए। वो मैं आगे चल के बताऊंगा भी कि कौन सी कंट्री में आपको इजिली लाइसेंस मिलेगा और किस में नहीं मिलेगा। सारी चीजें जो भी ये पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूं ये आपको ध्यान में रखने हैं, और सारे 1 बाय 1 आगे इनके बारे में डिटेल डिस्कशन भी करेंगे, और वीडियो के एंड में आपको एक कंक्लूजन मिल जाएगा। एक्चुअल में ये वीडियो थोड़ा ज्यादा लंबी होने वाली है, हो सकता है 40-50 मिनट की ये वीडियो हो, लेकिन अगर आपने ये वीडियो देख ली तो आपके माइंड में क्लियर मैप होगा कि आपको एमबीबीएस अब्रॉड के लिए जाना है तो कौन कौन सी कंट्री आप चूज कर सकते हैं और किस कंट्री में आपको जाना है आपके अकॉर्डिंग। उसके बाद जो हमारा लास्ट पॉइंट है वो है कि कंट्री का कल्चर क्या है, वहां पे इंडियन फूड अवेलेबल है कि नहीं है, लिविंग एक्सपेंस कितना आता है, करप्शन फ्री कंट्री होनी चाहिए, करप्शन ज्यादा नहीं होना चाहिए उस कंट्री में, क्योंकि बहुत सारी कंट्रीज में जो है करप्शन बहुत ज्यादा है, किसी कंट्रीज में लिविंग एक्सपेंस बहुत ज्यादा है। फॉर एग्जांपल अगर हम यूरोपियन कंट्रीज की बात करें तो, और वहां का कल्चर फूड वगैरह वहां पे इजिली अवेलेबल है कि नहीं है, तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी चाहिए। और भी हम इन पॉइंट्स पे सब पे 1 बाय 1 डिस्कशन करेंगे। सबसे जो ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है अपने लिए एनएमसी गाइडलाइंस, तो इसी से हम स्टार्ट करते हैं। तो गाइस एनएमसी गाइडलाइंस के बारे में तो आप सबको पता होगा, बट फिर भी अगर नहीं पता है किसी को जो पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं आपको बता देता हूं कि एनएमसी ने कुछ गाइडलाइंस दी थी नवंबर 2021 में, कि बोला था कि जो इन गाइडलाइंस को, जो भी कंट्री या जो भी स्टूडेंट इन गाइडलाइंस को फुलफिल करेगा उसकी डिग्री वैलिड होगी इंडिया में, और वही यहाँ पे इंडिया में आने के बाद एज ए डॉक्टर प्रैक्टिस कर सकता है या फिर नेक्स्ट एग्जाम दे सकता है। तो वो कुछ गाइडलाइंस बहुत सारी थी वैसे तो, लेकिन उनमें से कुछ फ्यू पॉइंट्स हमने निकाले हैं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थे, जो आपको ध्यान में रखने हैं। सबसे पहले एनएमसी ने बोला था कि आपका जो कोर्स ड्यूरेशन है वो कंप्लीटली इंग्लिश मीडियम होना चाहिए। आप किसी भी यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं वो यूनिवर्सिटी कंप्लीटली इंग्लिश मीडियम होनी चाहिए। इससे पहले क्या होता था कि नवंबर 2021 से पहले बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं जो अब्रॉड में, फॉर एग्जांपल रशिया, चाइना, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, इन कंट्रीज में क्या होता है कि बाइलिंगुअल यूनिवर्सिटीज होती थी, तो वो अब हटा दी गई हैं। अगर बाइलिंगुअल यूनिवर्सिटी से आप करके आएंगे तो आपकी डिग्री वैलिड नहीं होगी, इसलिए ये आपको बहुत ज्यादा ध्यान में रखना होगा कि आपकी यूनिवर्सिटी जो है वो कंप्लीटली इंग्लिश मीडियम हो। इसके अलावा एनएमसी ने बोला था कि ट्रांसफर अलाउड नहीं है। ये भी बहुत सारे लोग ये चीज नहीं बताते हैं आपको, कुछ जस्ट सिर्फ लाइसेंस पे फोकस किया जाता है बहुत सारे कंसल्टेंट द्वारा, लेकिन उसमें ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट की फैक्टर है कि आप अगर किसी भी यूनिवर्सिटी में आप एंटर कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आपने ए यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया तो आपको डिग्री वहीं से लेके आनी है, ए यूनिवर्सिटी से ही आपको ग्रेजुएट होके आना। ये नहीं कि आप एक यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिए फिर ट्रांसफर लेके किसी दूसरी यूनिवर्सिटी में चले गए, ऐसा अब से अलाउड नहीं होगा। जिनका एडमिशन 18 नवंबर 2021 से पहले हुआ है वो ट्रांसफर ले सकते हैं, बट जिनका एडमिशन 18 नवंबर 2021 के बाद होगा उनके लिए ट्रांसफर अलाउड नहीं होगा। तो ये आपको ध्यान में रखना होगा। इसके अलावा जो थर्ड पॉइंट है कि आपका मिनिमम कोर्स ड्यूरेशन है वो 54 मंथ्स का होना चाहिए, यानी कि 4.5 साल का आपका मिनिमम कोर्स ड्यूरेशन होना चाहिए। इससे अगर आपका कम ड्यूरेशन का कोर्स है तो आपकी डिग्री वैलिड नहीं होगी। जैसे कि फिलीपींस में था, फिलीपींस में 4 साल का कोर्स था तो वहां की डिग्री वैलिड नहीं होगी। वो भी मैं आपको लाइन बाय लाइन आपको सारी चीजें आगे समझाऊंगा कि कौन सी कंट्री गाइडलाइंस को फुलफिल कर रही है, ठीक है।
उसके बाद एनएमसी ने बोला था कि आप जहां से भी करते हैं तो वहां से आपको 12 मंथ्स की इंटर्नशिप आपको कंप्लीट करनी पड़ेगी, यानी कि 1 साल आपको वहां पे इंटर्नशिप कंप्लीट करके आना है। पहले क्या होता था, बच्चे जाते थे, डिग्री लेते थे और डिग्री लेके इंडिया में आ जाते थे और आने के बाद एफएमजी एग्जाम देते थे। बट अब एनएमसी ने बोला कि आप जहां भी जा रहे हैं आपको वहां से सेम कॉलेज से, जिस कॉलेज में आपने एडमिशन लिया उसी कॉलेज से आपको इंटर्नशिप करके आनी पड़ेगी 12 मंथ्स की। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसका बारे में सभी स्टूडेंट्स को डाउट रहता है कि क्या है ये क्या नहीं, वो है यू शुड बी एलिजिबल टू गेट अ लाइसेंस, कि आपको वहां से लाइसेंस लेके आना पड़ेगा, या फिर यू शुड बी एलिजिबल टू गेट अ लाइसेंस, कि ऐसी कंट्री ऐसी यूनिवर्सिटी से आप एमबीबीएस करें जहां से आप एमबीबीएस करने के बाद वहां की कंट्री का लाइसेंस ले सके, जैसे लोकल स्टूडेंट्स लेते हैं। यहां पे बहुत सारी कंफ्यूजन है स्टूडेंट्स के माइंड में, इवन एनएमसी भी इस चीज पे क्लियर आंसर दे चुकी है, बहुत सारे क्यूएनए उन्होंने डाले हुए हैं, स्टूडेंट्स फिर भी कंफ्यूज्ड हैं, उनके दिमाग में कुछ ना कुछ अलग अलग चीजें चलती रहती हैं, और ये चलती जायज है ये चलना भी, क्योंकि बहुत सारे कंसल्टेंट हैं उनके पास भी एक्चुअल इंफॉर्मेशन नहीं है और वो मिसगाइड करते हैं स्टूडेंट्स को, कुछ भी बताते रहते हैं और स्टूडेंट्स के माइंड में एक तरीके से कंफ्यूजन वो पैदा कर देते हैं। मैं आपको बताता हूं कि यहाँ पे एनएमसी गाइडलाइंस जो आई थी, ये इनका लाइसेंस से क्या मतलब था। लाइसेंस से मतलब था कि आप जिस भी कंट्री में जा रहे हैं, जिस भी यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं, आप वहां से लाइसेंस ले, या फिर आप एलिजिबल होना चाहिए, यानी कि आप उनके लोकल स्टूडेंट्स की तरह पढ़े, जैसे वहां के उस कंट्री के लोकल स्टूडेंट्स हैं, जैसे वो पढ़ रहे हैं आप वैसे ही पढ़े, आपके लिए कोई सेपरेट कोर्स नहीं होना चाहिए। इसका छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देना चाहूंगा, फॉर एग्जांपल कजाकिस्तान और किर्गिस्तान। यहां पे क्या होता था कि पहले 5 साल का कोर्स हुआ करता था, वहां के लोकल स्टूडेंट 6 साल का कोर्स करते हैं, 6 साल में ग्रेजुएट होते हैं, 6 साल में उनको डिग्री मिलती है, उसके बाद उनको वहां पे लाइसेंस मिलता है। बट अपने इंडियन स्टूडेंट्स नवंबर 2021 से पहले जो स्टूडेंट्स जाते थे इन कंट्रीज में, वहां पे 5 साल का कोर्स ड्यूरेशन था और 5 साल में एमबीबीएस करके आ जाते थे, वो यहाँ पे एज ए एमबीबीएस डिग्री इक्विवेलेंट मानी जाती थी। बट वो डिग्री अब्रॉड में कहीं भी फॉरेन कंट्री में किसी भी कंट्री में वो वैलिड नहीं थी। अगर आप यूएसए, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया अगर आप जाते उस डिग्री पे तो आप अलाउड नहीं थे, आप वहां पे प्रैक्टिस नहीं कर सकते थे एज ए डॉक्टर। तो उनका मेन मोटिव ही ये था कि आप लोकल स्टूडेंट्स की तरह वहां पे एमबीबीएस करें, उनकी तरह पढ़ें और वहां से डिग्री लेके आ जाएं। उसके बाद बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में ये भी डाउट रहता है कि हमें लाइसेंस लेना ही जरूरी है। गाइस, ऐसा नहीं है कि आपको लाइसेंस लेना जरूरी है। कुछ कंट्रीज हैं जो लाइसेंस दे रही है, कुछ कंट्रीज हैं जो लाइसेंस देती नहीं है। फॉर एग्जांपल जितनी भी यूरोपियन कंट्रीज हैं वो लाइसेंस देती नहीं है, तो आप वहां पे लाइसेंस कैसे लोगे? सिंपल सी बात है। जॉर्जिया एमबीबीएस के बाद लाइसेंस देता नहीं है, तो आप वहां पे लाइसेंस कैसे लोगे? लेकिन आप वहां पे एमबीबीएस करने जा रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी डिग्री वैलिड नहीं होगी। डिग्री आपकी वैलिड होगी, जस्ट आपको वहां पे जो कंप्लीट है, जो बाकी की जो अदर गाइडलाइंस है वो आपको कंप्लीटली फुलफिल करनी पड़ेगी जिस भी कंट्री में आप जा रहे हैं। तो क्योंकि वहां पे आप फॉर एग्जांपल अगर हम जॉर्जिया की बात करें या फिर हम यूरोपियन कंट्रीज की बात करें, वहां से अगर आप एमबीबीएस करते हैं तो आप एज ए जूनियर डॉक्टर वहां पे प्रैक्टिस कर सकते हैं, और ये एनएमसी का क्राइटेरिया है कि आप वहां पे एज ए लोकल स्टूडेंट्स की तरह वहां पे प्रैक्टिस करने के लायक होने चाहिए। अगर ऐसा है तो फिर आपकी डिग्री वैलिड होगी। लेकिन फिर भी आप प्रिकॉशन के तौर पे अगर आप लेना चाहते हैं तो वो भी मैं आपको सारी कंट्रीज अभी आपको बताऊंगा, कौन सी कंट्रीज में स्टूडेंट जा रहे हैं एमबीबीएस करने और कौन सी कंट्रीज इन 5 पॉइंट्स को फुलफिल कर रही है, कौन सी नहीं कर रही है, वो मैं आपको अभी सारी चीजें समझाता हूं। तो गाइस, मैंने बोर्ड पे भी लिख दिया है जिन कंट्रीज में मोस्टली इंडियन स्टूडेंट्स जा रहे हैं या जाना चाहते हैं या जाते आ रहे हैं, और इन्हीं कंट्रीज के बारे में मोस्टली मेरे पास इंक्वायरीज आती है कि हम इन कंट्रीज में से कौन सी कंट्री को चूज करें और हमारे लिए कौन सी ज्यादा बेटर रहेगी। तो वो है रशिया, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, जॉर्जिया, चाइना, आर्मेनिया, बांग्लादेश, नेपाल, फिलीपींस, बेलारूस, रोमानिया, ईरान, यूक्रेन एंड यूरोपियन कंट्रीज लाइक पोलैंड, हंगरी, इटली, एस्टोनिया वगैरह जो भी कंट्रीज हैं। आज हम इनके बारे में सारा बात करेंगे कि कौन सी जो कंट्री है वो कंप्लीटली फुलफिल कर रही है गाइडलाइंस को, कहां पे आपको प्रॉब्लम आ सकती है और कहां पे नहीं है। उसके लिए मैंने पॉइंट्स भी आपको लिख दिए, वो 5 पॉइंट जो एनएमसी गाइडलाइंस ने दिए थे। तो वन बाय वन मैं आपको ये सारी चीजें आज अभी एक्सप्लेन करता हूं, थोड़ा ध्यान से आप इस चीज को समझने की कोशिश करना। तो सबसे पहले जो एनएमसी ने बोला था कंप्लीटली इंग्लिश मीडियम का, वहां पे इस पॉइंट में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। किसी भी कंट्री में आप जा रहे हैं, किसी भी यूनिवर्सिटी में आप जा रहे हैं, मोस्टली जो यूनिवर्सिटीज हैं वो कंप्लीटली इंग्लिश मीडियम हो चुके हैं जब से एनएमसी गाइडलाइंस आई है, क्योंकि इंडिया की जो मार्केट है स्टूडेंट्स की वो पोटेंशियल मार्केट है और कोई भी कंट्री या कोई भी यूनिवर्सिटी नहीं चाहेगी कि इंडियन स्टूडेंट्स यहाँ पे ना आए। तो उन्होंने अपने जो रूल्स थे उनमें काफी सारे चेंजेस किए हैं। तो ये पॉइंट इतना मुश्किल नहीं है, रशिया फुलफिल कर देगा, उज्बेकिस्तान कर देगा, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, जॉर्जिया, चाइना भी हो जाएगा, आर्मेनिया भी हो जाएगा, बांग्लादेश, नेपाल, फिलीपींस, बेलारूस, ठीक है, रोमानिया, ईरान, यूक्रेन एंड यूरोपियन कंट्रीज तो ऑलरेडी
है, कंप्लीटली इंग्लिश मीडियम पढ़ा रही हैं, तो इस पॉइंट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं मिलेगी। बस आपको ध्यान में रखना है जो यूनिवर्सिटी स्टिल बाइलिंगुअल है उस यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन ना ले। वो आपको यूनिवर्सिटीज की जो अलग वीडियो होगी उसमें भी मैं आपको सारी चीजें अलग से एक्सप्लेन करूंगा। इसके अलावा जो ट्रांसफर नॉट अलाउड है इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं आती, ये भी मोस्टली आप कर ही लेंगे। मान लो आप किसी यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं, पहले से ही अच्छी यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करके जाए ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए, ठीक है, ट्रांसफर लेने की कोई नौबत ही ना आए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो स्टार्टिंग में गलती कर देते हैं और फिर बाद में उनको पछताना पड़ता है, ट्रांसफर लेने के लिए वो अप्लाई करते हैं। तो वो गलती आप मत करें, सोच समझ के अपना डिसीजन ले, वो आपके लिए ज्यादा बेटर रहेगा। इसके अलावा जो है मिनिमम कोर्स ड्यूरेशन है जो 54 मंथ्स का होना चाहिए, यहां पे प्रॉब्लम आ जाती है कुछ कंट्रीज में। रशिया कंप्लीटली फुलफिल कर रहा है, 6 साल का कोर्स है, 54 मंथ से ज्यादा है। उज्बेकिस्तान कंप्लीटली फुलफिल कर रहा है, कजाकिस्तान कर रहा है, किर्गिस्तान कर रहा है, जॉर्जिया कर रहा है, चाइना भी कर रहा है, आर्मेनिया भी कर रहा है, बांग्लादेश भी कर रहा है, नेपाल भी कर रहा है, फिलीपींस नहीं कर रहा है, बेलारूस कर रहा है, रोमानिया कर रहा है, ईरान कर रहा है, यूक्रेन कर रहा है और यूरोपियन कंट्रीज भी कर रही है। तो यहाँ पे एक कंट्री बाहर हो जाती है एनएमसी गाइडलाइन से, ये है फिलीपींस। अगर आप फिलीपींस में एमबीबीएस करने का प्लान कर रहे हैं, बहुत सारे कंसल्टेंट हैं वो अभी भी फिलीपींस को प्रमोट कर रहे हैं, स्टूडेंट्स को मिसगाइड कर रहे हैं। जब ये गाइडलाइंस आई थी पिछले साल भी, मेरे को याद है मैंने लास्ट ईयर भी बहुत सारे स्टूडेंट्स को बताया था कि फिलीपींस जो है एनएमसी गाइडलाइंस को फुलफिल नहीं कर रहा है, वहां पे मत जाओ। लेकिन कंसल्टेंट उनको बोल देते थे कि वहां का एक नोटिफिकेशन आने वाला है, फेक नोटिफिकेशन दिखा देते थे कि गाइडलाइंस को फुलफिल कर रहा है, सब हो जाएगा, आप जाइए वहां पे। और बहुत सारे स्टूडेंट्स फिलीपींस की यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया जिन्होंने पिछले साल भी एडमिशन लिया, और आज नौबत ये आ गई है जब वहां से कंफर्मेशन लेटर आया, उन्होंने क्लियरली मना कर दिया कि फिलीपींस अपने कोर्स ड्यूरेशन को चेंज नहीं करेगा। और जितने भी स्टूडेंट्स वहां पे गए थे सबके 7-8 लाख रुपए वहां पे बर्बाद हो चुका है, 1 साल बर्बाद हो चुका है। और अभी वो ऑप्शंस देख रहे हैं किसी अदर कंट्री में उनको एमबीबीएस में एडमिशन मिल जाए। और बहुत सारे स्टूडेंट्स तो ऐसे हैं जिन्होंने एमबीबीएस का प्लान ही ड्रॉप कर दिया है, क्योंकि आप सब समझते हैं कि जो एमबीबीएस अब्रॉड से करने जा रहा है वो एक मिडिल क्लास फैमिली का बच्चा होता है और उसके पास इतना पैसा नहीं होता कि वो 8-10 लाख रुपए बिल्कुल ऐसे ही बर्बाद कर दे और अपनी लाइफ का 1 साल खराब कर दे। तो उस चक्कर में, एजेंट्स के चक्कर में, उन्होंने कुछ बच्चे ऐसे जिनका ड्रॉप ही प्लान बिल्कुल पूरा का पूरा ड्रॉप हो गया है, और बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने अलग अलग अदर कंट्रीज में एडमिशन ले रहे हैं अभी। इसके बाद आता है जो 1 ईयर इंटर्नशिप का, कि आपको ये इंटर्नशिप वहां पे 1 साल करनी पड़ेगी। वो कौन सी कंट्री फुलफिल कर रही है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। रशिया उसमें कंप्लीटली फुलफिल कर रहा है, आपको इंटर्नशिप का सर्टिफिकेट मिलेगा, उज्बेकिस्तान में मिलेगा, कजाकिस्तान में मिलेगा, किर्गिस्तान में मिलेगा, जॉर्जिया में आपको सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, ठीक है, यहां पे आपको ध्यान रखना होगा। चाइना में अभी तक कंफर्म नहीं है, ये सस्पेंस है अभी तक। आर्मेनिया आपको दे देगा, बांग्लादेश दे देगा, नेपाल दे देगा, फिलीपींस ऑलरेडी बाहर हो चुका है, बेलारूस दे देगा, रोमानिया दे देगा, ईरान दे देगा, यूक्रेन तो ऑलरेडी बाहर ही है, ये भी आप बिल्कुल इस पे क्रॉस कर दीजिए क्योंकि अनफॉर्चुनेटली वहां पे वॉर चल रहा है। और यूरोपियन कंट्रीज का भी अभी तक सस्पेंस में ही है कि आपको इंटर्नशिप का सर्टिफिकेट ये देंगे या नहीं देंगे, आपको अलग से जो इंटर्नशिप होगी वो कैसे होगी। मोस्ट प्रोबेबली आप इसको मान के चलिए कि आपको मिल जाएगा, कोई यहाँ पे ज्यादा इतनी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। यहाँ पे भी कहीं किसी हद तक मिल ही जाएगा, जो अच्छी यूनिवर्सिटीज हैं जिनके पास खुद के हॉस्पिटल्स हैं वो आपको दे देंगे, जिनके पास खुद के हॉस्पिटल नहीं है वहां पे आपको प्रॉब्लम फेस करने को मिल सकती है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है वो है लाइसेंस, कि आपको लाइसेंस कहां से मिलेगा या फिर कहां पे आप एलिजिबल हैं लाइसेंस लेने के लिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पे सबसे पहली ऑप्शन जो है रशिया, लाइसेंस आपको दे रहा है रशिया की। रशिया में जो इंडियन एम्बेसी है मॉस्को में, उन्होंने क्लियरली लिख के दे दिया है कि आपको वहां पे लाइसेंस मिलेगा। इंटर्नशिप है, 6 साल का कोर्स है इंक्लूडिंग इंटर्नशिप, और आपको वहां से लाइसेंस मिलेगा। लाइसेंस के लिए जस्ट आपको एग्जाम देना होगा, ठीक है, वो भी हम डिस्कस करेंगे आगे इस चीज में। उसके बाद है उज्बेकिस्तान, ये आपको लाइसेंस दे देगा, कजाकिस्तान आपको दे देगा, किर्गिस्तान का अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं आई है, बट मान के चलिए कि ये भी हो ही जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा डाउट में है, आप इस चीज को समझिए, क्योंकि जो मैंने सबसे पहले स्टार्टिंग वीडियो की स्टार्टिंग बताए थे वो 10 पॉइंट्स आपको वो भी मैच करने पड़ेंगे कहीं ना कहीं, तभी आप डिसाइड कर पाओगे कि कौन सी कंट्री आपके लिए सही रहने वाली है। जॉर्जिया में सेम लाइसेंस आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा। अगर आप एमबीबीएस करते हैं, एमबीबीएस के बाद आपको यहाँ पे लाइसेंस नहीं मिलेगा। हाँ, आपकी डिग्री इनवैलिड नहीं होगी, ये तो गारंटी है, क्योंकि आप वहां पे जाते हैं, 6 साल का आप कोर्स करते हैं,
हैं 6 साल का कोर्स करने के बाद अगर आप जॉर्जिया से 6 साल का कोर्स करते हैं तो आप वहां पे एज ए जूनियर डॉक्टर प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये ऑलरेडी जॉर्जियन गवर्नमेंट ने बोला हुआ है कि आप एज ए जूनियर डॉक्टर वहां पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि वहां की डिग्री आपके लिए वैलिड रहेगी, बट आपको लाइसेंस नहीं मिलेगा। अगर आपको लाइसेंस लेना है तो आपको वहां पे 3 साल का पीजी कोर्स करना पड़ेगा और पीजी कोर्स करने के बाद आपको लाइसेंस मिलेगा। क्योंकि बहुत सारी कंट्रीज है, फॉर एग्जांपल जो ये यूरोपियन कंट्रीज है, यहाँ पे बच्चों को भेजा जा रहा है, पोलैंड में, हंगरी में, इटली में, एस्टोनिया में, बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज हैं। उन कंट्रीज में बच्चों को ये भेजा जा रहा है कि आपको वहां पे लाइसेंस मिलेगा। लेकिन गाइस मैं आपको बता दूं कि अगर आपको थोड़े बहुत भी समझदार हैं तो वहां की हेल्थ मिनिस्ट्री की जो वेबसाइट्स हैं वो आप पढ़िए, उसमें आपको क्लियरली दिख जाएगा कि कोई भी यूरोपियन कंट्री जहां पे यूरोपियन सिस्टम चलता है वो कोई भी कंट्री वहां पे लाइसेंस नहीं देती है एमबीबीएस के बाद। इवन वहां के लोकल स्टूडेंट्स को भी वहां पे लाइसेंस नहीं मिलता है। ये क्लियर कट उनका आंसर है और वेबसाइट पे पब्लिश्ड है। उसका अगर किसी को नोटिफिकेशन वगैरह चाहिए तो वो भी मैं आपको भेज दूंगा, मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरे कांटेक्ट नंबर पे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, कोई भी यूरोपियन कंट्री, जॉर्जिया, यूरोपियन कंट्रीज ये आपको लाइसेंस नहीं देंगी। वहां पे अगर आपको लाइसेंस लेना तो आपको पीजी कोर्स करना वहां पे पड़ेगा, पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स आपको कंप्लीट करना पड़ेगा, उसी के बाद वहां पे लाइसेंस मिलता है। बट आप एज ए जूनियर डॉक्टर यहां पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी डिग्री वैलिड नहीं होगी, आपकी डेफिनेटली आपकी डिग्री वैलिड होगी, आपकी डिग्री को कोई नहीं रोक पाएगा, क्योंकि एनएमसी ने बोला यू शुड बी एलिजिबल टू गेट अ लाइसेंस। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि ये है कि आप वहां पे एज ए डॉक्टर प्रैक्टिस कर सके, दैट्स इट। वहां से आपको सर्टिफिकेट्स लेके आने पड़ेंगे, जो इंटर्नशिप वगैरह का सर्टिफिकेट है वो आपको लेके आना पड़ेगा और उसके बाद आप यहाँ पे नेक्स्ट एग्जाम दे सकते हैं। इसके बाद जो एक कंट्री बच जाती है डाउट में वो है चाइना, कि चाइना आपको लाइसेंस देगा कि नहीं देगा। चाइना आपको लाइसेंस देगा, लेकिन वहां पे आपको लैंग्वेज में उनका कंप्लीट एग्जाम देना पड़ेगा और जो लैंग्वेज होता है वो A1 A2 B1 B2 और C1 C2 तक का आपका जो लैंग्वेज है वो कंप्लीट करना पड़ेगा। आपको एक लैंग्वेज टेस्ट होगा, वो भी आपको पास करना पड़ेगा, तब आपको वहां पे लाइसेंस मिल पाएगा। ये है चाइना, आप इसको अवॉइड कीजिए। यूक्रेन है ये आप अवॉइड कीजिए। फिलीपींस है ये आप बिल्कुल अवॉइड कीजिए। इन कंट्रीज में तो चाहे कुछ भी हो जाए, किसी भी कीमत पे आप वहां पे मत जाना, वो आपके कैरियर के लिए ज्यादा बेटर ऑप्शन रहेगी। तो गाइस ये कंट्री थी, ये तो बिल्कुल ही आपको ब्लैक लिस्टेड कर देनी चाहिए। अगर आपने कहीं पे भी शॉर्ट लिस्ट करके रखी है, बिल्कुल लिस्ट में से हटा दीजिए इन कंट्रीज को। इसके अलावा जो ये बचती है, इनमें से क्या रहेगा आपका, क्या नहीं रहेगा, वो मैं आपको बता देता हूं। रशिया परफेक्ट चॉइस आपके लिए हो सकती है, ये आप चूज कर सकते हैं। आपको किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगी। इवन जो नेक्स्ट पॉइंट है वो भी हम डिस्कस करेंगे, उसमें भी आप देख सकते हैं। उज्बेकिस्तान ये भी आपके लिए परफेक्ट कंट्री हो सकती है। कजाकिस्तान ये भी आपके लिए परफेक्ट कंट्री हो सकती है। किर्गिस्तान में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, यहाँ पे मैं आपको बोलूंगा कि आप थोड़ा सा वेट कीजिए और इसको बाद में प्रेफरेंस पे रखिए, इससे पहले आपको ये प्रेफरेंस रख सकते हैं। इसके अलावा जॉर्जिया, इसको भी आप वेट में रख सकते हैं, वेट कर सकते हैं। ठीक है, आर्मेनिया यहाँ पे भी आप वेट कर सकते हैं। मैं वेट करने के लिए क्यों कह रहा हूँ वो मैं आपको आगे वीडियो में सारा एक्सप्लेन करूंगा कि इन कंट्रीज में क्या क्या डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। बांग्लादेश ये आप कर सकते हैं, नेपाल ये आप कर सकते हैं। अगर आपका बजट अच्छा है तो बेलारूस को आप वेटिंग लिस्ट में डाल दीजिए, रोमानिया को आप वेटिंग लिस्ट में डाल दीजिए, ईरान को आप वेटिंग लिस्ट में डाल दीजिए, और जो यूरोपियन कंट्रीज हैं ये आप कर सकते हैं अगर आपका बजट बहुत ही ज्यादा अच्छा है तो। क्योंकि यूरोपियन कंट्रीज में अगर आप एमबीबीएस करने जा रहे हैं, कम से कम भी 60 से 70 लाख रुपए का आपका बजट होना चाहिए, और इतना बजट आप एमबीबीएस पे खर्च कर रहे हैं, इससे बेटर है कि फिर आप इंडिया में ही एमबीबीएस कर लें। इसके अलावा जो पॉइंट्स रहने वाले हैं वो हमारे जो पॉइंट्स थे कि भाई एजुकेशन क्वालिटी आपको कहाँ पे अच्छी मिलेगी, क्लिनिकल एक्सपोजर आपको कहाँ पे अच्छा मिलेगा, कोर्स ड्यूरेशन क्या रहेगा। कोर्स ड्यूरेशन का तो लगभग सबको पता चली गया है। रशिया में 6 साल का कोर्स है, उज्बेकिस्तान में 6 साल का है, कजाकिस्तान में 6 साल का है, किर्गिस्तान में भी 6 साल का है, जॉर्जिया में 6 साल का एमबीबीएस कोर्स है, 3 साल का आपका वहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स रहेगा। चाइना में 5 साल का कोर्स है, इंटर्नशिप इंक्लूड करके 6 साल का हो जाएगा। आर्मेनिया में भी इंटर्नशिप इंक्लूड करके 6 साल का, बांग्लादेश में भी 6 साल, नेपाल में भी 6 साल,
साल, बेलारूस में 6 साल, जितनी भी कंट्रीज हैं सब में 6 साल का कोर्स ड्यूरेशन यहाँ पे रहने वाला है। एजुकेशन क्वालिटी की अगर हम बात करें, रशिया में आपको बहुत ही अच्छी एजुकेशन क्वालिटी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। ऑलरेडी वहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो करंटली वहाँ पे पढ़ रहे हैं और वहाँ से पास आउट होकर इंडिया में एज ए डॉक्टर प्रैक्टिस कर रहे हैं। ये आपको बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। एक मिथ और यहाँ पे आ जाता है कि कुछ जो स्टूडेंट्स के माइंड में ये डाउट होता है कि उनके आसपास के रिलेटिव या फिर लोग उनके आसपास ये बोल रहे हैं कि रशिया में अच्छी एजुकेशन क्वालिटी नहीं मिल रही है, अब्रॉड में अच्छी एजुकेशन क्वालिटी नहीं मिलती है। गाइस, ये डिपेंड होता है यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी। अगर आप घटिया यूनिवर्सिटी में जाएंगे तो डेफिनेटली आपको वहां पे अच्छी एजुकेशन नहीं मिलने वाली। अगर आप अच्छी यूनिवर्सिटी में जाएंगे, टॉप क्लास यूनिवर्सिटी में जाएंगे, तो वहां पे आपको एजुकेशन क्वालिटी से रिलेटेड कोई भी कॉम्प्रोमाइज आपको नहीं करना पड़ेगा। इसके अलावा क्लिनिकल एक्सपोजर रशिया में अच्छा है, उज्बेकिस्तान में अच्छा है, कजाकिस्तान में अच्छा है, किर्गिस्तान में यहाँ पे क्लिनिकल एक्सपोजर पे मैं यहाँ पे एक पॉइंट कट कर लेता हूँ। ये आपको आगे सारी चीजें समझाऊंगा। मैं कंपैरिजन भी करेंगे इन कंट्रीज का, जो शॉर्ट लिस्ट होके 3-4 कंट्रीज को हम निकालेंगे जहाँ पे मेरे अकॉर्डिंग, मेरी रिसर्च के अकॉर्डिंग लगभग मैं 4-5 साल से एमबीबीएस अब्रॉड पे टोटली रेगुलर रिसर्च कर रहा हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट्स का रिव्यूज देख चुका हूँ, बहुत सारी कंट्री विजिट कर चुका हूँ, वहाँ पे यूनिवर्सिटीज को देख चुका हूँ। उस बिहाफ पे हम कुछ कंट्रीज हैं वो शॉर्ट लिस्ट करके निकालेंगे जो आपके लिए ज्यादा बेटर रहने वाली है। ठीक है, आपको एक आइडिया हो जाएगा कि हाँ भाई मेरे लिए ये कंट्री ज्यादा बेस्ट रहेगी। जॉर्जिया में आपको क्लिनिकल एक्सपोजर अच्छा मिलेगा, यहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं देखने को मिलेगी। चाइना में आपका क्लिनिकल एक्सपोजर अच्छा रहेगा। आर्मेनिया में इतना अच्छा क्लिनिकल एक्सपोजर आपको नहीं मिलेगा। बांग्लादेश में बहुत अच्छा मिलेगा, नेपाल में बहुत अच्छा मिलेगा, बेलारूस में आपको इतना अच्छा क्लिनिकल एक्सपोजर नहीं मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा रोमानिया में आपको अच्छा मिलेगा, ईरान में आपको अच्छा मिलेगा, यूरोपियन कंट्रीज में आपको अच्छा मिलेगा। यहाँ पे भी सारी चीजें अच्छी हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, क्लिनिकल एक्सपोजर से रिलेटेड। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो है बजट, क्योंकि सभी स्टूडेंट्स का यही कंसर्न होता है कि भाई हमारे बजट में कौन सी कंट्री हमारे लिए सही रहेगी। और सभी जितने भी स्टूडेंट्स एमबीबीएस अब्रॉड का अगर प्लान करते हैं या सोचते हैं तो डेफिनेटली उनका बजट इतना ज्यादा नहीं होता है। ठीक है, वहां पे अगर मैं आपका बजट के हिसाब से बात करूं तो यहाँ पे आपका 25 लाख से लेके 45 लाख तक की यूनिवर्सिटीज हैं। आप अपने बजट के अकॉर्डिंग यहाँ पे रशिया में यूनिवर्सिटी चूज कर सकते हैं, तो बजट के हिसाब से रशिया भी आपके लिए सही ऑप्शन है। उज्बेकिस्तान में आपका जो बजट रहेगा वो 30 से 32 रहेगा, ये भी आपके हिसाब से सही है। कजाकिस्तान में भी लगभग 30 से 35-40 लाख तक की यूनिवर्सिटी है, ये भी सही है। किर्गिस्तान में हालांकि 25 से 30 लाख तक की यूनिवर्सिटीज हैं, बट ऑलरेडी वहां पे एक पॉइंट क्रॉस हो चुका है, वो आप समझ सकते हैं। जॉर्जिया में बजट जो जाएगा वो आपका मिनिमम 35 लाख जाएगा, 35 से 50 लाख तक की यहाँ पे यूनिवर्सिटीज आपको देखने को मिलेंगी अगर आप वहां पे एमबीबीएस करने के लिए जा रही हैं। तो ये जो टोटल बजट है मैं सारा कुछ कैलकुलेट करके आपको ये बजट समझा रहा हूं कि इंक्लूडिंग योर ट्यूशन फीस, हॉस्टल फीस, मेडिकल इंश्योरेंस, मेडिकल चेकअप, योर पर्सनल एक्सपेंस, फूड, ट्रैवलिंग एक्सपेंस, टोटल 6 साल का कि एक से लेके लास्ट तक आपका कितना पैसा यहाँ पे लगेगा। कुछ यूनिवर्सिटीज हैं जो 25 लाख में भी आपका कंप्लीट हो जाता है। चाइना का जो बजट रहता है वो भी अराउंड 30 to 35 lakhs का रहता है। आर्मेनिया का बजट है वो भी 30 lakhs के अराउंड रहता है। बांग्लादेश का जो बजट जाएगा वो यहाँ पे बजट काफी ज्यादा चला जाता है, 45 लाख से लेके 55 से 60 लाख तक की यूनिवर्सिटीज यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी। अगर आपका बजट इतना है 45 से 55 लाख के बीच में अगर आपका बजट है तो आप बांग्लादेश चूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेम कंडीशन यहाँ पे नेपाल पे लागू हो जाती है। नेपाल में भी जो आपका बजट जाएगा वो कम से कम 50 से 60-70 लाख रुपए के करीब आपका बजट जाएगा अगर आप किसी भी कॉलेज में जा रहे हैं तो। बहुत सारे कंसल्टेंट इस बजट को जो मिनिमाइज करने के लिए वो क्या करते हैं कि आपको ओनली कॉलेज का एक्सपेंस आपको बता देते हैं कि भाई 35 लाख रुपए में बांग्लादेश में एमबीबीएस हो रही है, 35 लाख में रशिया में हो रही है, डिफरेंस क्या है, बांग्लादेश जाइए ना। लेकिन ये चीज आपको समझनी होगी, जो यहाँ पे वो 35 लाख है वो सिर्फ कॉलेज का एक्सपेंस है, सिर्फ ट्यूशन फीस है। उसके अलावा आपका पर्सनल एक्सपेंस, फूड, ट्रैवलिंग एक्सपेंस, ये एक्सपेंस वो कैलकुलेट करके नहीं बताते हैं। किसी से भी जब आप बजट कैलकुलेट करें तो उनसे सारा कंप्लीट
कंप्लीट बजट पूछिए कि भाई ट्यूशन फीस कितनी है वो बताइए, टोटल पर ईयर कितनी रहेगी, टोटल 6 साल में कितनी होगी, उसके अलावा आपका हॉस्टल फीस पर ईयर कितनी रहेगी, 6 साल में कितनी होगी, मेडिकल इंश्योरेंस, मेडिकल चेकअप, वीजा एक्सटेंशन, रजिस्ट्रेशन, बहुत सारी चीजें होती हैं, योर पर्सनल एक्सपेंस, फूड, ट्रैवलिंग एक्सपेंस, हर साल आप इंडिया घर भी तो आओगे, वो भी तो चीजें देखनी है, या ऐसा तो है नहीं कि उसको हम बजट में इंक्लूड नहीं कर सकते, वो आपको करना होगा, वो आपको देखना होगा और उनसे पूछना होगा कि भाई बताइए, सारी चीजें क्लियर हमें बताएं ताकि आप आराम से डिसाइड कर सकें, ठीक है। इसके अलावा रोमानिया का बजट है करीब 35 से 40 लाख तक का यहाँ पे जाता है। ईरान का बजट है कम से कम भी 50 लाख का यहाँ पे जाएगा। कम लेवल की यूनिवर्सिटीज भी यहाँ पे अवेलेबल हैं, बट उनकी एजुकेशन क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है और उन यूनिवर्सिटीज में आपको जाने का फायदा भी नहीं है। इसके बाद आता है यूरोपियन कंट्रीज, यहाँ पे आप 60 से 70 लाख मान लीजिए इसे, आपका जो बजट यहाँ पे रहने वाला कम से कम भी 60 से 70 लाख का बजट यहाँ पे आपका रहेगा। आई होप जैसे जैसे आप ये वीडियो देख रहे हैं वैसे वैसे अपनी चॉइस के हिसाब से, अभी तक मैंने सिर्फ 3 पॉइंट डिस्कस किए हैं जो हमने स्टार्टिंग में बात की थी, एनएमसी गाइडलाइंस, एजुकेशन क्वालिटी, क्लिनिकल एक्सपोजर और बजट। इस हिसाब से इतनी कंट्रीज में से आपकी कम से कम भी 4-5 शॉर्ट लिस्ट होकर यूनिवर्सिटीज आपके सामने कंट्रीज आपके सामने आ चुकी होंगी। लिस्ट बना लीजिए और साथ के साथ समझते जाइए और साथ के साथ मार्क करते जाइए कि कौन सा पॉइंट आपके लिए सुटेबल हो रहा है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट बात आती है गुड रिलेशन विद इंडिया, तो उसमें कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं है एक्सेप्ट इसके, चाइना को छोड़ के हर एक के साथ अच्छा रिलेशन है, कोई आपको दिक्कत वहां पे फेस करने को नहीं मिलेगी। इवन यूक्रेन के साथ भी रिलेशन अच्छा है, बट अनफॉर्चुनेटली यूक्रेन में प्रॉब्लम है अभी, वहां पे ऑनगोइंग वॉर है, तो वहां पे जाना सही नहीं रहेगा। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है वो है इजी रूल्स एंड रेगुलेशन, की आप जिस भी कंट्री में एमबीबीएस करने जा रहे हैं वहां के जो कंट्री के रूल्स हैं वो इतने ज्यादा स्ट्रिक्ट ना हो कि आपको हर दिन वहां पे मुसीबतों का सामना करना पड़े, ठीक है। वो चीज भी आपको देखनी होगी, कहीं पे वहां पे रेसिज्म वगैरह तो नहीं है, किसी भी चीज से रिलेटेड वहां पे आप कम्युनिटी से कोई रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो चीज भी आपको देखनी होगी। रशिया में ऐसा आपको कुछ नहीं देखने को मिलेगा, बिल्कुल इजी रूल हैं, सभी अच्छे रूल्स हैं, मतलब आप अगर प्रोटेक्शन के हिसाब से भी देखेंगे, सिक्योरिटी के हिसाब से भी देखेंगे तो काफी अच्छे उनकी कंट्री के रूल्स एंड रेगुलेशन है, वो काफी अच्छे यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे रशिया में। उज्बेकिस्तान में भी बहुत ही काफी अच्छे रूल्स हैं, वहां पे भी आपको कोई रेसिज्म वगैरह नहीं देखने को मिलेगा। कजाकिस्तान में आपको देखने को नहीं मिलेगा, किर्गिस्तान में आपको देखने को नहीं मिलेगा। जॉर्जिया में थोड़ा सा कह सकते हैं, उसको छोटा सा पॉइंट लगाएंगे हम, और थोड़ा सा कह सकते हैं वहां पे आपको देखने को मिल सकता है। चाइना में आपको देखने को मिल सकता है, आर्मेनिया में आपको देखने को नहीं मिलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बांग्लादेश में आपको नहीं मिलेगा, नेपाल में आपको नहीं मिलेगा, इसके अलावा बेलारूस में आपको नहीं मिलेगा, रोमानिया में आपको नहीं मिलेगा। ईरान में आप कह सकते हैं यहाँ पे इस पे क्रॉस लगाना होगा, यहाँ पे थोड़ा बहुत रेसिज्म आपको देखने को मिल सकता है, और जो कंट्री के रूल्स एंड रेगुलेशन है वो भी थोड़ा सा आपको वहां पे प्रॉब्लम फेस करने को मिल सकती है। इसके अलावा यूरोपियन कंट्रीज हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन बहुत अच्छे हैं, लेकिन थोड़ा सा डेवलप्ड कंट्री है तो स्टैंडर्ड हाई आपको वहां पे मेंटेन करके रखना पड़ेगा और आपका लिविंग एक्सपेंस वगैरह भी बढ़ जाएगा। इसके अलावा जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है कि मोर इंडियन स्टूडेंट्स कहां पे जा रहे हैं, कहां पे पढ़ रहे हैं, ताकि आपके लिए एक लोकल सपोर्ट रहे, लाइक एज ए फैमिली आप वहां पे रह सको जहां पे ऑलरेडी स्टूडेंट्स रह रहे हैं। जस्ट एक मिनट के लिए आप सोचिए कि आप कहीं ऐसी यूनिवर्सिटी में गए हैं जहां पे टोटल इंडियन स्टूडेंट्स ही 10 हैं, तो आप उन 10 स्टूडेंट्स के साथ रह रह के खुद बोर हो जाओगे, आपको पढ़ने में मन नहीं लगेगा, आप डिप्रेशन में आ सकते हैं। ये चीज भी आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कहां पे इंडियन स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, जहां पे मोस्टली इंडियन स्टूडेंट्स जा रहे हैं। रशिया में बहुत सारे स्टूडेंट्स जा रहे हैं, कम से कम भी 17 से 18 हजार स्टूडेंट्स अभी करंटली रशिया में पढ़ रहे हैं। उज्बेकिस्तान में पिछले 2 साल से बहुत ज्यादा पीक किया है, बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स यहाँ पे जा रहे हैं। 2019 में इंडियन स्टूडेंट्स यहाँ पे जाना स्टार्ट हुए थे, उसके बाद से बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी जा रहे हैं, तो यहाँ पे भी आपको इस चीज से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आपको नहीं मिलेगी। कजाकिस्तान में भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं मिलने वाली है, किर्गिस्तान में भी इस पॉइंट में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं मिलेगी, जॉर्जिया में भी इस पॉइंट में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं मिलेगी। चाइना में स्टूडेंट जा रहे हैं बट अब नहीं जा रहे हैं, जब से कोविड आया था, कोविड के बाद से यहाँ पे स्टूडेंट नहीं जा रहे हैं, तो हम इसको भी यहाँ पे क्रॉस करते हैं। आर्मेनिया में इतने स्टूडेंट्स आपको नहीं देखने को मिलेंगे, बांग्लादेश में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, नेपाल में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, बेलारूस में इतने इंडियन स्टूडेंट्स आपको देखने को नहीं मिलेंगे, रोमानिया में नहीं मिलेंगे, ईरान में नहीं मिलेंगे। इसके अलावा यूरोपियन कंट्रीज में तो इंडियन कम्युनिटी ऑलरेडी है और बहुत सारे इंडियंस वहाँ पे हैं, बट एमबीबीएस करने के लिए जस्ट अभी ही स्टार्ट हुआ है, जब से यूक्रेन वाली प्रॉब्लम आ गई थी तो तब से ज़्यादा मोस्ट पॉपुलर हुई है ये यूरोपियन कंट्रीज।
इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट होने वाला है वो है कि फ्यूचर कैरियर ऑप्शन क्या है आपके अब्रॉड में। अगर आप यहाँ से एमबीबीएस करते हैं, इनमें से किसी भी कंट्री में अगर आप एमबीबीएस करते हैं तो आपके लिए फ्यूचर कैरियर ऑप्शन क्या रहने वाली है। फॉर एग्जांपल आप रशिया से एमबीबीएस करते हैं तो वहां से आप एमबीबीएस करके अदर कंट्रीज में जा सकते हैं कि नहीं जा सकते हैं। तो इस पॉइंट में मुझे नहीं लगता कि किसी भी कंट्री में आपको कोई प्रॉब्लम होगी। रशिया से अगर आप एमबीबीएस कर सकते हैं, कर रहे हैं, तो आप यूएसएमएलई दे सकते हैं, प्लैब एग्जाम दे सकते हैं, यूएसए, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया आप सेटल हो सकते हैं। उज्बेकिस्तान से जाके भी, कजाकिस्तान से भी, किर्गिस्तान से भी, जॉर्जिया से भी, चाइना, आर्मेनिया, हर एक कंट्री से अगर आप कर रहे हैं एमबीबीएस तो आपकी डिग्री ऑल ओवर द वर्ल्ड रिकॉग्नाइज होगी। जस्ट आपको देखना होगा कि जिस यूनिवर्सिटी में आप जा रहे हैं वो यूनिवर्सिटी वर्ल्ड वाइड रिकॉग्नाइज है कि नहीं है। एक थोड़ा सा इस पॉइंट पे मैं रिकॉग्निशन से रिलेटेड एक पॉइंट यहाँ पे बताना चाहूंगा आपको। कजाकिस्तान में और ये किर्गिस्तान में, जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले वीडियो में बताया था कि यहाँ पे डुअल डिग्री प्रोग्राम चलता है, 5 ईयर प्रोग्राम वाला चलता है और 6 इयर्स वाला प्रोग्राम चलता है। तो जो आपका 5 साल का प्रोग्राम होगा कजाकिस्तान के अंदर या किर्गिस्तान के अंदर, वहाँ वो डिग्री आपकी ऑल ओवर वर्ल्ड में रिकॉग्नाइज नहीं होगी। यानी कि 5 साल आपने कोर्स किया, 1 साल की इंटर्नशिप की, टोटल 6 साल और 6 साल की डिग्री अगर आप कजाकिस्तान या किर्गिस्तान से अगर आप लेके आते हैं तो आपकी डिग्री सिर्फ और सिर्फ इंडिया में वैलिड होगी। किसी भी यूरोपियन कंट्री में आपकी डिग्री वैलिड नहीं होगी। आप प्लैब एग्जाम नहीं दे सकेंगे, यूएसएमएलई एग्जाम नहीं दे सकेंगे। बहुत सारे कंसल्टेंट स्टूडेंट्स को मिसगाइड कर रहे हैं और मुझे ये नहीं समझ में आता कि स्टूडेंट्स अगर आप एडमिशन ले रहे हैं तो आप रिसर्च क्यों नहीं करते। किसी भी कंट्री में अगर प्रोग्राम चेंज है तो ऐसे वहां पे ऐसा क्यों है, ये आप लोगों को थोड़ा सा समझने की जरूरत है। यहां से जो एमबीबीएस करते हैं किर्गिस्तान और कजाकिस्तान से, यहाँ पे आपका 6 साल का कोर्स प्लस 1 साल की इंटर्नशिप, टोटल 7 साल का कोर्स होगा, तभी आपकी डिग्री यूरोपियन कंट्रीज में या यूएसए, यूके, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा में वैलिड होगी। ये चीज आप ध्यान रखना। इन कंट्रीज को थोड़ा आप यहाँ पे अवॉइड करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है इजी वीजा प्रोसेसिंग। यहाँ पे इजी वीजा है, कोई दिक्कत नहीं है। रशिया में इजी मिलता है, उज्बेकिस्तान में इजीली मिलता है, कजाकिस्तान में इजीली मिलता है, किर्गिस्तान में इजीली मिलता है। जॉर्जिया का थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस है, आपको कम से कम भी 2 से 2.5 महीने का वेट करना पड़ सकता है, क्योंकि 1-1.5 महीने में वो इन्विटेशन लेटर इशू करते हैं, उसके बाद 1.5 से 2 महीना वीजा में भी लग जाता है। अगर आप जॉर्जिया प्लान कर रहे हैं तो आपको थोड़ा सा माइंड सेट बनाना पड़ेगा, माइंड मेकअप करना पड़ेगा कि आपको वेट करना पड़ेगा वीजा के लिए, और कई बार रिजेक्शन भी आ जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना होगा। चाइना के वीजा में भी सेम वही प्रॉब्लम है, काफी टाइम लगता है। आर्मेनिया, बांग्लादेश, नेपाल वगैरह इनमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यूरोपियन कंट्रीज में भी आपका जो पॉइंट है यहाँ पे वीजा, इजी वीजा प्रोसेसिंग में, यहाँ पे भी आपको थोड़ी सी डिफिकल्टी देखने को मिल सकती है। आपके वीजा के चांसेस हैं, जो रिजेक्शन के चांसेस है वो यहाँ पे हाई हो जाते हैं। आई होप आपको अभी तक समझ में आ रहा हो। बोर्ड पे मेरे पास इतनी जगह नहीं है कि मैं हर एक पॉइंट क्लियरली मेंशन करते हुए चलूं, बट आप अपने नोट्स में ये चीजें मेंशन करते हुए चलें कि कौन से पॉइंट में मैं सही बता रहा हूं, कौन से मैं गलत बता रहा हूं। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप थोड़ा सा बैक कर लीजिए, तो आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं या फिर आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। इसके बाद जो हमारा 9th पॉइंट है वो है इजी प्रोसेस टू गेट लाइसेंस इन दैट पार्टिकुलर कंट्री। जो हमने एनएमसी गाइडलाइंस की बात की थी कि आपको लाइसेंस इजीली कहां पे मिलेगा। रशिया में कोई प्रॉब्लम आपको फेस करने के लिए नहीं मिलेगी, आपको लाइसेंस इजीली यहां पे मिल जाएगा। आपको जस्ट वहां पे एक एग्जाम देना है, रशियन लैंग्वेज में एग्जाम होगा डेफिनेटली। बहुत सारे कंसल्टेंट बच्चों को मन में ये डर डाल देते हैं कि आपको वहां पे रशियन लैंग्वेज में एग्जाम देना पड़ेगा, आप एग्जाम नहीं क्लियर कर पाओगे, आपको लाइसेंस नहीं मिलेगा। बट गाइस बिलीव मी, ऐसा कुछ भी नहीं है, रियलिटी बहुत दूर है इससे। क्योंकि अभी जो स्टूडेंट्स जा रहे हैं, जो ऑलरेडी वहां पे पढ़ रहे हैं, उनकी रशियन ऑलरेडी इतनी अच्छी हो जाती है कि वो किसी भी लाइसेंसिंग एग्जाम को वहां पे दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप फर्स्ट ईयर में वहां पे गए, फर्स्ट ईयर में आपको रशियन लैंग्वेज की क्लासेस लगेंगी, सारी मेडिकल टर्म्स हैं वहां पे आपको वो सिखाई जाएंगी, और आपका फर्स्ट ईयर में इतनी रशियन आपको आ जाएगी कि आप रशियन में कम्युनिकेशन कर सको लोकल लोगों के साथ, बाहर मार्केट में कहीं पे भी आपको इतनी रशियन आ जाती है। उसके बाद आप सेकंड थर्ड ईयर तक इतने परफेक्ट हो जाएंगे कि जब आपकी क्लिनिकल क्लासेस लगेंगी हॉस्पिटल में, 4th 5th 6th ईयर, तीनों साल आपकी हॉस्पिटल में क्लासेस रहनी है। जो इंटर्नशिप होगा 6th ईयर, वो वहां पे आपको हॉस्पिटल में ही रहना है, पेशेंट के साथ कम्युनिकेशन करना पड़ेगा। तो
जो ये प्रोसेस है ना 6 साल का, इस प्रोसेस में आपको कोई भी लैंग्वेज हो इतनी इजीली आपको आ जाएगी कि आप उसमें एक तरीके से एक्सपर्ट उसमें बन सकते हैं। और कोई भी एग्जाम हो, फॉर एग्जांपल मेडिकल का एग्जाम है, लाइसेंसिंग का एग्जाम है, वो एग्जाम में आपको डिफिकल्टी देखने को नहीं मिलेगी, कोई भी प्रॉब्लम आपको यहाँ पे देखने के लिए नहीं मिलेगी। बहुत सारे कंसल्टेंट है ये स्टूडेंट के माइंड में ये डर डाल देते हैं कि आपसे एग्जाम क्लियर नहीं होगा। अरे भाई क्यों नहीं होगा यार, आप पढ़ने के लिए वहां पे जा रहे हो, पढ़ के आ रहे हो, तो कौन सी दुनिया की ऐसी ताकत है जो आपको एग्जाम में रोक सके। अगर आप नहीं पढ़ोगे तो फिर आपके लिए एमबीबीएस करना भी वर्थ नहीं है। सिंपल सी बात है, आप वहां पे पढ़ने के लिए जा रहे हो, अगर आप एक छोटे से एग्जाम से डर गए तो फिर आप तो इंडिया में भी आने के बाद एग्जाम नहीं दे पाओगे, उससे भी आपको डरना चाहिए, क्योंकि आप तो पढ़े नहीं हो, फिर कैसे क्लियर कर पाओगे, तो आपकी पूरी डिग्री ही वेस्ट हो जाएगी इस तरीके से। तो एक छोटे सा एग्जांपल मैं यहाँ पे भी दूंगा। अभी अगर हम नीट की ही बात करें, नीट अपने इंडिया में ही अलग अलग लैंग्वेज में कंडक्ट किया जाता है। फॉर एग्जांपल अगर हम कर्नाटका वगैरह में देखें वहां पे अलग लैंग्वेज में होता है, तेलंगाना में देखें वहां पे अलग लैंग्वेज में होता है, केरला में देखें वहां पे अलग लैंग्वेज में होता है, अपना बाकी इंग्लिश में तो होता ही है। तो वहां के स्टूडेंट्स भी तो नीट एग्जाम क्लियर कर रहे हैं, वो अपनी लोकल लैंग्वेज में पढ़ के अपना क्लियर कर रहे हैं। तो ऐसा ही है, वहां पे आपको सारी लैंग्वेज सिखाई जाएगी, उस माहौल में रहोगे तो लैंग्वेज से रिलेटेड आपको यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी। कोई प्रॉब्लम नहीं है, लाइसेंस आपको मिलेगा, गारंटी के साथ मिलेगा, जस्ट आपको पढ़ना है, मेहनत करनी है, दैट्स इट। उज्बेकिस्तान में आपको लाइसेंस मिल जाएगा, यहाँ पे एग्जाम ही नहीं देना है। अगर आपको डर लगता है, फिर भी आप इतने कैपेबल नहीं हो, खुद पे अगर आपको भरोसा नहीं है कि मैं एग्जाम निकाल सकता हूँ, नहीं निकाल सकता हूँ, फिर आप उज्बेकिस्तान चूज कीजिएगा, उज्बेकिस्तान जाइएगा, वहां पे आपको लाइसेंस मिल जाएगा। वहां पे लाइसेंस के लिए आपको कोई एग्जाम नहीं देना पड़ता, वहां के जो लोकल स्टूडेंट्स हैं उनको भी कोई एग्जाम देने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट लाइसेंस मिलता है। हमारी ऑलरेडी बात हो चुकी है, यूनिवर्सिटी ऑफिशियल्स इंडिया में आए थे तो भी बात हुई थी, हम वहां गए थे तो भी बात हुई थी। और उज्बेकिस्तान की कौन सी यूनिवर्सिटी वगैरह में आपको अगर इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो भी मैं आपको बता दूंगा। कजाकिस्तान में आपका एग्जाम होगा, वो भी लोकल लैंग्वेज में होगा। हालांकि बात चल रही है कि इंग्लिश में भी हो सकता है, सेम एज रशिया। अभी तक इस एग्जाम की डिमांड नहीं थी, ये एग्जाम कंडक्ट ही नहीं होता था, मतलब होता था उनके लोकल स्टूडेंट्स के लिए। फॉरेन स्टूडेंट्स कभी भी एग्जाम देते ही नहीं थे, क्योंकि उनको जरूरत ही नहीं थी इस चीज की कि लाइसेंस लेके उनको वापस इंडिया में आना है, इसलिए वो एग्जाम देते नहीं थे। बट एज पर डिमांड, आपको पता है कहीं पे अगर डिमांड बढ़ती है किसी भी चीज की तो कंट्री अपने रूल्स एंड रेगुलेशन में उसमें चेंजेस कर सकती है। जब 17-18 हजार स्टूडेंट यहाँ पे एग्जाम देने के लिए रेडी होंगे तो डेफिनेटली गवर्नमेंट इस चीज पे सोच सकती है। तो इंग्लिश में हो सकता है, लेकिन फिलहाल एज पर नाउ यहाँ पे आपको लोकल लैंग्वेज में एग्जाम देना है। कजाक में आप कजाक लैंग्वेज में और रशियन लैंग्वेज में दोगे, रशिया में इकलौता रशियन लैंग्वेज में होगा। किर्गिस्तान में यहाँ की लोकल लैंग्वेज में एग्जाम होगा, रशियन लैंग्वेज में एग्जाम होगा, वो भी आपको देना पड़ेगा। जॉर्जिया का मैंने आपको बता ही दिया, वहां पे लाइसेंस का कोई क्राइटेरिया है ही नहीं। लाइसेंस का अगर आप एमबीबीएस के बाद आपको लाइसेंस मिलेगा नहीं, पीजी आपको करनी पड़ेगी। पीजी के बाद जो उनका पोस्ट ग्रेजुएशन का एग्जाम है वो अगर आप क्लियर कर लेते हैं उसके बाद आपको लाइसेंस मिल जाएगा, और वो इंग्लिश में ही होगा। आर्मेनिया, यहाँ पे आपको रशियन में देना पड़ेगा। बांग्लादेश में और नेपाल में इंग्लिश लैंग्वेज में आपका वहां पे एग्जाम होगा। हालांकि इन दोनों कंट्रीज पे अभी तक कुछ भी क्लियर गाइडलाइंस नहीं है कि वहां पे एग्जाम कैसे कंडक्ट किया जाएगा, कैसे नहीं किया जाएगा। बट आप मान के चलिए कि जो एग्जाम होगा वो इंग्लिश में होगा और आपको वहां से लाइसेंस लेके आना पड़ेगा। इवन अभी तक लाइसेंस के ऊपर भी बांग्लादेश और नेपाल ने कुछ नहीं बोला। अगर आप थोड़ी रिसर्च करेंगे, अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं आई है। किर्गिस्तान की भी अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं आई है। बेलारूस में आपको एग्जाम देना पड़ेगा रशियन लैंग्वेज में, रोमानिया में भी आपको एग्जाम देना पड़ेगा, ईरान में आपको एग्जाम देना पड़ेगा, और जितनी भी यूरोपियन कंट्रीज हैं वहां पे तो लाइसेंस पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद ही मिलता है। ये आपको समझना होगा, ठीक है। तो ये हमने 9 पॉइंट्स डिस्कस कर लिए हैं। अभी तक आपको एक ब्रीफ आइडिया आपको मिल गया होगा कि आपको कौन सी कंट्री है। मैं नहीं कह रहा हूं कि कौन सी कंट्री आप चूज कीजिए, कौन सी कंट्री आप शॉर्ट लिस्ट कर रही हैं, लेकिन आप अपने हिसाब से देख सकते हैं कि आपके लिए कौन सी ज्यादा बेटर रहेगी। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट था वो था कंट्री कल्चर, कि वहां का कंट्री का कल्चर कैसा है, वो अच्छा होना चाहिए, फूड वगैरह, लिविंग एक्सपेंस ज्यादा तो नहीं है, करप्शन वहां पे देखने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और इस पॉइंट पे मैं गारंटी देता हूं कि आप इनमें से मुश्किल से आपके पास 3 या 4 कंट्रीज ही रह जाएंगी कुल मिला के, ठीक है।
तो बात करें अगर हम कल्चर की, कल्चर का तो सबका लगभग सेम ही है। यहाँ पे रशिया, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, जॉर्जिया में भी हालांकि थोड़ा बहुत रशियन कल्चर है, वहाँ पे भी रशियन लैंग्वेज का इन्फ्लुएंस है। आर्मेनिया में भी इन्फ्लुएंस है। इंडिया और इसमें बांग्लादेश और नेपाल में सेम इंडिया जैसा है। बेलारूस में रशियन कल्चर है। रोमानिया में, ईरान में और यूरोपियन कंट्रीज के कल्चर का तो आपको पता ही है। अब बात करते हैं यहाँ पे जो आपका लिविंग एक्सपेंस कहाँ पे आपका ज्यादा रहने वाला है। अगर हम रशिया की बात करें तो 10 से 12 हजार रुपए आपका यहाँ पे लिविंग एक्सपेंस रहेगा पर मंथ। जो आपका फूड वगैरह का जो एक्सपेंस रहने वाला है 10 से 12 हजार। यहाँ पे भी सेम इतना ही रहेगा, कजाकिस्तान में भी सेम इतना ही रहेगा, किर्गिस्तान में भी सेम इतना ही रहेगा। जॉर्जिया में ये थोड़ा इंक्रीज हो जाता है, यहाँ पे 15 से 20 हजार रुपए का आपका लिविंग एक्सपेंस रहेगा। अगर आप जॉर्जिया में एमबीबीएस करने जा रहे हैं, यूनिवर्सिटी का एक्सपेंस देखने के बाद, उसके अलावा जो आपका मंथली एक्सपेंस है 15 से 20 हजार आपका वहां पे रहने वाला है, वो अपना देख ले। यहाँ पे भी 10 से 15 हजार रुपए में आपका लिविंग एक्सपेंस निकल जाता है। आर्मेनिया में भी सेम वही 10 से 12, बांग्लादेश में भी 10 से 12, नेपाल में भी 10 से 12, बेलारूस में भी 10 से 12। इसके अलावा रोमानिया में थोड़ा इंक्रीज हो जाता है, लगभग 15 लाख रुपए का, 15 हजार रुपए पर मंथ के हिसाब से आपका एक्सपेंस आएगा। ईरान में यही 10 से 15 हजार रुपए के बीच में आपका एक्सपेंस आएगा। यूक्रेन का भी सेम था। यूरोपियन कंट्रीज में आपका जो एक्सपेंस रहेगा वो 20 से 25 हजार रुपए महीना रहेगा। यहाँ पे आपको ये चीज समझनी होगी, सबसे ज्यादा लिविंग एक्सपेंस कहाँ पे है? यूरोपियन कंट्रीज में है, जॉर्जिया में है। बाकी जो अदर कंट्रीज है वहां पे लगभग सेम है। लिविंग एक्सपेंस का वहां पे कोई ज्यादा खास डिफरेंस देखने को नहीं मिलता है। लगभग 10 से 12 हजार रुपए का आपका मंथली एक्सपेंस वहां पे आता है। फॉर एग्जांपल अगर आप सेल्फ कुक करते हैं तो 4 से 5 हजार रुपए में आपकी ग्रोसरीज आ जाएंगी, 4 से 5 हजार रुपए, और आप ऊपर से एड ऑन कर लीजिए अपने पर्सनल एक्सपेंस के लिए। अगर आप मेस ज्वाइन करते हैं तो 10 हजार रुपए की मेस पर मंथ हर एक जगह आपको मिल जाएगी, जिस भी यूनिवर्सिटी में मेस अवेलेबल है। उसके अलावा 3-4 हजार रुपए और आपका एक्सपेंस रहता है। तो ये एक कंक्लूजन मैंने आपको बताया कि अप्रोक्सीमेट आइडिया दिया, क्योंकि बाकी इसके अलावा एक्सपेंस करने की कोई लिमिट नहीं होती है, वो आपको भी पता। आप चाहे 15 हजार रुपए एक्सपेंस करें, चाहे 20 हजार रुपए एक्सपेंस करें। बहुत सारे स्टूडेंट 25-30 हजार रुपए भी एक्सपेंस करते हैं रशिया में। ऐसी बात नहीं है, जिसका जैसा बजट है वो अपने बजट के हिसाब से वहां पे एक्सपेंस कर सकता है, लेकिन मिनिमम इतना आप मान के चलिए। अब जो हमारा 10th पॉइंट था, 10th पॉइंट में एक पार्ट हमारा था कि करप्शन फ्री, कि करप्शन फ्री कंट्री कौन सी है। मतलब कंप्लीटली फ्री तो कोई भी कंट्री नहीं है, करप्शन हर एक जगह मिलेगा, लेकिन ज्यादा कहां कहां पे देखने को मिलता है वो मैं आपको बता देता हूं। वो सबसे ज्यादा मिलेगा आपको यहाँ पे, किर्गिस्तान में बहुत सारा करप्शन है। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में वहां पे स्टूडेंट्स जाते हैं और करप्शन हर एक लेवल पे आपको करप्शन मिलेगा। इवन इंडिया में एडमिशन लेने से स्टार्ट हो जाता है और एंड में ग्रेजुएशन तक आपको वहां पे पैसे खिलाते ही रहना पड़ेगा किसी ना किसी चीज में। वहां का जो मैनेजमेंट सिस्टम है बहुत बुरा, और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज यहाँ पे मोस्टली आपको देखने को मिलेंगी। जॉर्जिया में इतना नहीं है, चाइना में इतना नहीं है, आर्मेनिया में करप्शन है, ये भी आप अवॉइड कर दीजिए। बांग्लादेश में चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बेलारूस में भी काइंड ऑफ चल जाएगा, रोमानिया में चल जाएगा, ईरान में चल जाएगा और यूरोपियन कंट्रीज में भी चल जाएगा। अब करप्शन के हिसाब से ये हमने हटा दी है लिस्ट में से, ठीक है। ये आप लोग इन कंट्रीज को हटा दीजिए। अगर किर्गिस्तान, बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं कि हमें किर्गिस्तान में एडमिशन लेना है, किर्गिस्तान हम जाना चाह रहे हैं, आप किर्गिस्तान की यूनिवर्सिटीज के बारे में बताइए। इवन बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जो किर्गिस्तान को प्रमोट कर रही हैं। आप उन कंपनीज से ये क्वेश्चन कीजिए, भाई पहली बात तो ये बता दो कि वहां पे प्राइवेट यूनिवर्सिटीज कितनी है, गवर्नमेंट कितनी है, ठीक है। मोस्टली प्राइवेट यूनिवर्सिटीज को प्रमोट करते हुए मिलेंगे। दूसरा, उनसे क्वेश्चन पूछो क्या लाइसेंस के रिलेटेड वहां की एम्बेसी ने, मतलब जो इंडियन एम्बेसी है किर्गिस्तान में बिश्केक में, उन्होंने कुछ क्लैरिफिकेशन दिया है कि नहीं दिया। अभी तक कोई आया नोटिफिकेशन कि भाई हमें लाइसेंस मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ऊपर से फिर करप्शन, और छोड़ो हेल्थ केयर सिस्टम की अगर हम बात कर ले तो हेल्थ केयर सिस्टम भी यहाँ पे इतना डेवलप्ड नहीं है, ये आपको समझना होगा। अगर आप थोड़ी सी रिसर्च करेंगे, गूगल पे आप ओपन करके देखेंगे या थोड़ी सी आप बुक्स को पढ़ेंगे, जो हिस्ट्री की बुक्स हैं या फिर जो अभी करंट अफेयर्स वगैरह की बुक्स है, वहां पे आपको पता चलेगा कि जो किर्गिस्तान का हेल्थ केयर सिस्टम है वो इतना अच्छा नहीं है, बहुत ही पुअर सिस्टम यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। इवन मेरी बहुत सारे स्टूडेंट से मेरी बात हुई है जो किर्गिस्तान में ऑलरेडी पढ़ रहे हैं, वो यहाँ पे यही कहते
कहते हैं कि भाई अगर किसी को डिग्री लेनी हो तो किर्गिस्तान आ जाइए, अगर डॉक्टर बनना हो तो फिर रहने देना। ये आपको समझना होगा, ठीक है। सेम आर्मेनिया में, वही आर्मेनिया में बच्चे कौन जा रहे हैं? बच्चे वो जा रहे हैं आर्मेनिया में जो एक्सपेल्ड हो जाते हैं या नीट फेल हो जाते हैं, वो बच्चे इन कंट्रीज में जा रहे हैं। तो बेटर रहेगा कि आप इनको अवॉइड करते हुए चले। मैं इसको थोड़ा सा अभी रफ करके दूसरा बताता हूं कि हमने इन कंट्रीज में से कौन सी शॉर्ट लिस्ट जो कंट्रीज हैं वो निकाली हैं जहां पे आप एमबीबीएस करने का कंसीडर कर सकते हैं, जहां पे आपको कोई भी प्रॉब्लम फेस करने को नहीं मिलेंगी। तो गाइस ये कुछ कंट्रीज हैं वो शॉर्ट लिस्ट करके निकाली है कि कहीं ना कहीं किसी हद तक आप इनमें एडमिशन ले सकते हैं, एमबीबीएस कर सकते हैं। लेकिन इनमें भी मैं आपको अभी बताता हूं कि मोस्ट प्रेफरेंस आपकी क्या रहने वाली है, जहां पे आपकी डिग्री को कोई खतरा ना हो, आपके करियर को कोई खतरा ना हो, ठीक है। सबसे पहला यहाँ पे फर्स्ट चॉइस में आपका आना चाहिए रशिया। रशिया एक बहुत ही अच्छा डेस्टिनेशन आपको मिलेगा, वहाँ पे ऑलरेडी बहुत सालों से इंडियन स्टूडेंट्स जा रहे हैं। किसी भी चीज़ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं है, एजुकेशन क्वालिटी से रिलेटेड या फिर क्लिनिकल एक्सपोजर से रिलेटेड या लाइसेंस से रिलेटेड एनएमसी गाइडलाइंस को कंप्लीटली फुलफिल करता है। रिलेशन इंडिया के साथ अच्छे हैं, हर एक चीज़ में यहाँ पे आपको ठीक मिल रहा है और बजट का भी यहाँ पे आपको कोई इशू देखने को नहीं मिलता है। इसके अलावा उज्बेकिस्तान भी काफ़ी अच्छा ऑप्शन है, उज्बेकिस्तान में भी आप कर सकते हैं। यहाँ पे भी एमबीबीएस अगर आप करते हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी। इसके अलावा अगर आप कजाकिस्तान में जा रहे हैं तो कजाकिस्तान में भी इतनी खास ज्यादा प्रॉब्लम आपको देखने को नहीं मिलेंगी एज कंपेयर टू जो अदर कंट्रीज थी। लगभग 15-16 कंट्रीज के मैंने यहाँ पे नाम लिखे हुए थे जिनके बारे में एक्सप्लेन किया था, वो सारी काट के ये 5-6 कंट्रीज ही जो बची हुई हैं। इसके अलावा अगर कोई बच्चा जाना ही चाह रहा है जॉर्जिया, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे पास ऐसे आते हैं जिनका जो माइंड सेटअप है वो हो चुका होता है कि उनको सिर्फ और सिर्फ जॉर्जिया ही जाना है, उनको किसी भी कंट्रीज में नहीं जाना। फॉर एग्जांपल वो रशिया में वॉर का बहाना दे देते हैं, उज्बेकिस्तान में कह देते हैं कि इतना ज्यादा डेवलपमेंट नहीं है, वहां पे अभी इंडियन स्टूडेंट जाना स्टार्ट हुए। कजाकिस्तान वो जाना नहीं चाहते हैं, वो प्रेफर करते हैं जॉर्जिया। तो वो स्टूडेंट जा सकते हैं जिनका बजट अच्छा हो, 35-40 लाख रुपए से बजट ज्यादा होना मिनिमम उनका होना चाहिए। कम से कम भी मिनिमम आपका 35 लाख तो यहाँ पे बजट होना चाहिए और 45 से 50 लाख तक की यहाँ पे यूनिवर्सिटीज हैं। अगर आपका माइंड सेट उन स्टूडेंट्स जैसा है तो यू कैन चूज द जॉर्जिया। जॉर्जिया के बारे में मैंने आपको बता ही दिया था कि लाइसेंस आपको नहीं मिलेगा, लाइसेंस आपको पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद मिलेगा, बट आपकी डिग्री वैलिड होगी क्योंकि आप वहां पे एज ए जूनियर डॉक्टर प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके अलावा नेपाल आप जा सकते हैं, बांग्लादेश आप जा सकते हैं, लेकिन आपका बजट लगभग 60 लाख रुपए का होना चाहिए। 60 से 70 लाख रुपए का बजट आपका नेपाल के लिए होना चाहिए और 50 लाख रुपए का बजट, 50 से 55-60 लाख रुपए का बजट आपका बांग्लादेश के लिए होना चाहिए। अगर आपका इतना बजट है तो आप नेपाल और बांग्लादेश चूज कर सकते हैं। जिनका बजट कमजोर है वो यहाँ पे इनको अवॉइड कीजिएगा, यहाँ पे मत जाइएगा। और सेम अप्लाई होता है यहाँ पे यूरोपियन कंट्रीज पे भी। यूरोपियन कंट्रीज में भी आपका 60 to 70 लाख का आपका यहाँ पे बजट जाएगा। तो जिनका बजट इतना अच्छा नहीं है तो वो भी इस चीज को अवॉइड करें। अगर बजट अच्छा है तो नो प्रॉब्लम, आप जा सकते हैं, कोई आपको वहां पे प्रॉब्लम इतनी ज्यादा खास नहीं मिलेंगी, हो जाएगा मैनेज बाकी सब चीजें। अब जिन स्टूडेंट्स का बजट 30-35 लाख तक का है, 40 लाख तक का है, तो उनमें ऑप्शंस क्या बच जाती हैं? ओनली ये तीन ऑप्शंस यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी। और इन कंट्री में, रशिया में, उज्बेकिस्तान में या कजाकिस्तान में मोस्टली स्टूडेंट्स यहाँ पे जा रहे हैं और इन्हीं कंट्रीज को प्रेफर कर रहे हैं। और मेरे हिसाब से जो मैंने अपना पूरा का पूरा जो रिसर्च की है, 4-5 साल से मैं इस फील्ड में हूँ, खुद मैं डॉक्टर हूँ, तो मैं इस चीज को ज्यादा बेटर वे में समझ सकता हूँ कि स्टूडेंट्स को क्या क्या प्रॉब्लम देखने को मिलती है। मैं खुद वहाँ पे स्टूडेंट्स रहा हूँ, इसलिए मुझे पता है कि क्या क्या दिक्कतें वहाँ पे आती हैं। उन सारी चीजों को, उन सारी प्रॉब्लम को, उन सारी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए मैंने ये वीडियो बनाई है। बहुत दिनों से मैं ये वीडियो बनाना चाह रहा था बट अनफॉर्चुनेटली टाइम नहीं लग पा रहा था मेरे को। लेकिन जब से स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा कंफ्यूज हुए इस चीज से रिलेटेड, तो इसलिए मैंने सोचा कि ये वीडियो एक बार बना दूं और सारा कंप्लीट जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको दे दूं। आई होप आपको ये वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आई होगी और कोई भी कंट्री से रिलेटेड मुझे नहीं लगता कि आपके माइंड में अभी कोई डाउट रहा होगा, क्योंकि हमने सारे पॉइंट लगभग जो की फैक्टर्स होते हैं जो आपको ध्यान में रखने चाहिए एमबीबीएस अब्रॉड के लिए, वो की फैक्टर्स के ऊपर हमने डिस्कस किया है। 1 by 1 वो सारे हमने एक्सप्लेन भी किए हैं कि किस कंट्री में कौन सा पॉइंट कमजोर है, कौन सा पॉइंट सही है, वो सारी चीजें देखते हैं। ओवरऑल कंक्लूजन यही है, रशिया, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, जॉर्जिया, नेपाल, बांग्लादेश और यूरोपियन कंट्रीज में आप जा सकते हैं। बजट अगर आपका अच्छा है
तो इन कंट्रीज को आप सिलेक्ट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपका बजट अच्छा नहीं है तो आप इन कंट्रीज को सिलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे आपको कोई इतनी ज्यादा प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी। जॉर्जिया में 35 से 45 लाख का बजट है, थोड़ी बहुत अगर आप इंतजार कर सकते हैं वीजा प्रोसेसिंग में, या फिर आपका बजट 35 से अबव है, इन चीजों को आप कंसिडर कर सकते हैं। और लाइसेंस से रिलेटेड अगर आपके माइंड में ये चीज अभी तक है कि आपको लाइसेंस ही लेके आना है, तो फिर आप जॉर्जिया चूज नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आप सोचते हैं कि आपको लाइसेंस ही लेके आना है तो फिर जॉर्जिया इस ऑप्शन में नहीं आता, ना ही फिर ये यूरोपियन कंट्रीज आएंगी, क्योंकि यहाँ पे भी आपको पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स करना पड़ेगा लाइसेंस लेने के लिए। बट रशिया, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान तीनों कंट्रीज में आपको लाइसेंस मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा। नेपाल और बांग्लादेश का अभी तक क्लियर नहीं है, इन कंट्रीज का अभी तक क्लियर नहीं है, ये चीज आपको समझनी होगी। सो गाइस, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई है। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। और अगर आपके स्टिल कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, कमेंट आप कर दीजिए, मैं कोशिश करूंगा उस टॉपिक को भी आपको समझाने की, और आपका जो डाउट है उसको क्लियर करने की, या फिर कोई और कंट्रीज अगर आपके माइंड में है इनके अलावा तो वो कंट्री का भी सोल्व करने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा जो कुछ कंट्रीज और आती हैं, इजिप्ट वगैरह, वो भी मैं चाहूंगा कि उसको भी थोड़ा अवॉइड ही कीजिए, वो भी इस लिस्ट में नहीं आती। इसके अलावा आजकल एक दो कंट्रीज और बहुत ज्यादा प्रमोट हो रही हैं, लाइक वियतनाम वगैरह, ये कंट्रीज भी काफी प्रमोट हो रही हैं, कुछ कंसल्टेंट इनको भी प्रमोट कर रहे हैं, वो भी इस लिस्ट में नहीं आती है, उसको भी बाहर निकाल दीजिए। इसके अलावा अगर आपकी कोई और कंट्री है, जो हो सकता है जो मैंने नाम ना लिया हो या मेरे दिमाग में नहीं आई हो, वो आप मुझे कमेंट करके बताएं, मैं आपके वो डाउट सोल्व करने की कोशिश करूंगा। और जो हमारी नेक्स्ट वीडियो जो आने वाली है, हम उसमें कंपैरिजन करके, अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये भी डाउट है कि रशिया चूज करें या उज्बेकिस्तान चूज करें, उन्होंने फिल्टर आउट, शॉर्ट आउट करके कर लिया, ये कंट्री और ये कंट्री, दोनों कंट्री उन्होंने सिलेक्ट कर ली हैं, बट उनको अब यहां पे समझ में नहीं आ रहा कि वो रशिया जाए या उज्बेकिस्तान जाए या कजाकिस्तान जाए, इन में से तीनों में से कौन सी कंट्री जाए। तो हमारी जो आने वाली नेक्स्ट वीडियो है, उस वीडियो में मैं आपको इन तीनों कंट्रीज का पॉइंट टू पॉइंट क्लैरिफिकेशन करूंगा, सारी चीजें पॉइंट टू पॉइंट एक्सप्लेन करूंगा कि कहां पे क्या अच्छा है क्या बुरा है, वो सारी चीजें एक्सप्लेन करता हुआ चलूंगा। तो आप हमारे साथ बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपको यहाँ पे बहुत ज्यादा अच्छी इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। आने वाली जो 5 से 6 वीडियोस होने वाली हैं, बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली हैं, और आपका जो MBBS अब्रॉड का जो कैरियर है वो एक बहुत ही अलग लेवल पे चला जाएगा इन वीडियोस को देखने के बाद। सो गाइस, टिल देन, बाय, हैव अ गुड डे।